नमस्कार साथियों, आर्यन के ऑनलाइन ऐप पर आपका स्वागत है। हम लोगों ने आपने देखा ही है कि हमारी ऑनलाइन क्लास के अंदर पहली यूनिट अब कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी यूनिट अब हम शुरू करेंगे उसके अंदर ऑनलाइन कोर्स में हमारे। और भी कोई स्टूडेंट जो नए तरीके से इसमें जुड़ना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन ऐप पर जाकर और कोर्स आपके परचेज कर सकते हैं। अब पहली जो यूनिट हमने कराई थी यानी कि ज्ञान जगत विषय निर्माण की विधियाँ, ज्ञान जगत की विधियाँ, ये जो सारे के सारे टॉपिक्स थे उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड अब हमने टेस्ट भी शुरू कर दिए हैं, जिसमें ये पहला टेस्ट आपको कराया जा रहा है। 50-50 का टेस्ट का ये सेट होगा और तकरीबन हम 450 से 500 टेस्ट केवल इस पहली यूनिट के करेंगे। और आप ये निश्चित तौर पर मान के चलिए कि इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस और इतने प्रकार के आपको टेस्ट और हर तरीके से आपको कराए जाएंगे कि एक भी सवाल हम बाहर नहीं जाने देंगे। वैसे भी आप देख ही रहे हैं कि हमने वे विद्यार्थी जिनके पास समय का अभाव है और वो डेली लाइव क्लास अटेंड नहीं कर सकते, हमारा ऑनलाइन कोर्स नहीं ले सकते, अथवा ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं जिन्होंने पहले से कोई कोर्स परचेज कर रखा है, या कुछ ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं जिन्होंने 2-3 बार एग्ज़ाम लाइब्रेरी का दे रखा है और उन्होंने लाइब्रेरी साइंस का अच्छी तरह से अध्ययन भी कर रखा है। अब उन्हें केवल एक कंपटीशन अप्रोच या प्रश्नों की अप्रोच चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा कोर्स हमने तीनों में शुरू किया है। ये हमारे सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड जो तीनों लाइब्रेरी भर्ती हैं, इन तीनों के अंदर हमने ये कोर्स शुरू किया है। इस ऑनलाइन कोर्स में आप अपने बिजी शेड्यूल में से केवल और केवल प्रतिदिन 1.5 घंटे का समय निकालेंगे और उसके अंदर आपको बेहतरीन तरीके से हम ये मॉडल टेस्ट पेपर के जरिए पूरे कोर्स को तरीके से करवाएंगे ताकि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। वे लोग जो अभी भी ये समझते हैं कि कुछ हमारी तैयारी में कमी है, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा कोर्स होता है और इतनी नॉमिनल फीस रखी गई है ताकि विद्यार्थी पर कोई भार नहीं पड़े। हम तकरीबन इसमें 120 मॉडल पेपर कराएंगे, यानी कि लगभग 12,000 सवाल के करीब कराएंगे। अगर 120 मॉडल पेपर वाली किताब बाज़ार में लेने जाएं तो वो भी तकरीबन आपके आराम से 480 से 500 रुपये तक की किताब आती है। तो हमने इसको बहुत ही नॉमिनल रखा है और केवल 259 के अंदर ये कोर्स है। इसमें आपको एक तो टेस्टों की सभी वीडियो क्लास मिलेंगी, उसके अलावा टेस्ट सीरीज PDF के अंदर मिलेंगे, प्लस उन्हीं से रिलेटेड 1 लाइन के आपको बेहतरीन बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स भी मिलेंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा आपका समय बिगाड़ा है इस कोर्स के बारे में जानकारी देने के लिए, ये आपके हित में है, इसीलिए मैंने आपका थोड़ा सा ये समय लिया है। अब हम पहली यूनिट का पहला टेस्ट जो ले रहे हैं, जो हमारे लाइव स्टूडेंट जो हैं उनके लिए भी एक टेस्ट रहेगा और आपके अन्य छात्रों के लिए भी हम शुरुआत में ये डाल रहे हैं, क्योंकि उन लोगों का पहली यूनिट हो गई है। अब उनके क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग वाली यूनिट चलेगी। तो यहाँ पर जब दूसरी यूनिट उनकी पढ़ने में चलेगी तो उसके साथ में ये जरूरी है कि पहली यूनिट से उनका रिवीजन होने लग जाए टेस्टों के माध्यम से। तो इसलिए हमने ये शुरू किया है। इसमें हम पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल इसमें दिया गया है, ये टॉपिक मैं पहले से ही आपको बता चुका हूँ, ज्ञान जगत, ज्ञान निर्माण की विधियाँ, ज्ञान का वृद्धि और विकास कैसे होता है और उसके निर्माण की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं, वो सब रंगनाथन ने दी हैं। तो वो चीज़ें, उसके अलावा आपके विषय जगत, और विषय जगत के बाद में फिर आपका बात करेंगे कि विषय निर्माण की विधियाँ। ये सारा का सारा जो टॉपिक है उनसे रिलेटेड सारे प्रश्न हैं। ये प्रश्न हमारा पहला है, ध्यान से देखिए आप इनको। हमने हर तरह से कोशिश की है कि एक भी सवाल ऐसा नहीं जाए जो कि आपको एग्ज़ाम में तो वो सवाल आ जाए और आप उसे सही नहीं कर पाए। हमने पूरा ये प्रयास इसके अंदर किया है। देखिए, आप पहला सवाल है आपके कि निम्न में से किस विषय का निर्माण, किस विषय का निर्माण विधि, कौन सी विधि द्वारा, रिसर्च मेथोडोलॉजी नाम का जो सब्जेक्ट है, इसका निर्माण किस विषय निर्माण विधि द्वारा हुआ है। अगर ये सवाल आपके सामने आता है तो देखिए आप, जैसे कि रिसर्च मेथोडोलॉजी या सभी प्रकार की मेथड्स यानी कि विधियां, इसी तरीके से जैसे कि मैनेजमेंट, ये जो भी सब्जेक्ट होते हैं
इन सब्जेक्टों के निर्माण के लिए कौन से विषय निर्माण की विधि प्रयोग में ली जाती है? तो पहला ऑप्शन दिया है इसमें विखंडन। विखंडन का मतलब आप सभी जानते हैं कि जब दो विषयों को, एक विषय को हम बांट कर या उसमें से कुछ हिस्सा निकाल कर और एक नए विषय का निर्माण करते हैं, तो ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। दूसरा फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब आप जानते ही हैं, दो विषयों को या दो विषयों के पक्षों या एकलों को आपस में मिलाकर और उनका फ्यूजन करके और नया विषय बनाया जाता है। एक आपको होता है डिस्टिलेशन। इसमें क्या किया जाता है कि ज्ञान जगत के अंदर जो विचार मिक्स रूप में है, मिश्रित अवस्था में है, उनमें से हम छान कर जब किसी एक ही विषय से संबंधित शुद्ध पदार्थ या शुद्ध विषय के विचारों को निकाल लेते हैं, इससे जो आपके सब्जेक्ट बनेगा वो आपका डिस्टिलेशन विधि द्वारा कहलाएगा। और रिसर्च मेथोडोलॉजी, विषय के निर्माण किसके द्वारा हुआ है आपके, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। लेमिनेशन विधि आप सभी जानते हैं, वैसे भी नॉर्मल सा है लेमिनेशन विधि के अंदर आपके, कि लेमिनेशन विधि में क्या होता है आपके, किसी एक विषय की परतों को छीलकर नए विषय बनाए जाते हैं, या किसी एक विषय पर किसी अन्य विषय के एकल विचारों की या पक्षों की परतों को चिपका कर नए विषय बनाए जाते हैं, उसे लेमिनेशन कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल जो है वापस से मैंने इसीलिए लिया है, इसी का उदाहरण, ताकि आपके और ये कंफर्म हो जाए। देखिए, किस विषय निर्माण विधि द्वारा मैनेजमेंट विषय का निर्माण होता है? तो वही मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि मैनेजमेंट, सभी प्रकार की मेथड्स, इन सब का निर्माण किससे बताया मैंने आपको? डिस्टिलेशन विधि द्वारा बताया था। तो मैंने इसका रिपीट इसलिए किया ताकि आपको थोड़ा सा ये दिमाग में या हमारी बुद्धि में स्थिरता धारण कर लें। अब देखिए, आप होता क्या है कि जब दो विषय आपस में मिलकर एक नया विषय बनाते हैं, दो विषय आपस में मिल गए हैं और उन्होंने एक नया विषय बनाया है, तो ये कौन से विषय निर्माण की विधि या पद्धति कहलाएगी? तो यहाँ पर विखंडन गलत बात, क्योंकि विखंडन में तो चीजों को क्या किया जाता है, बांटा जाता है, एक विषय को टुकड़ों में बांटा जाता है। अब देखिए, आप डिस्टिलेशन में मैंने शुद्ध करके कोई विषय में से कुछ तत्व निकाले जाते हैं और उनसे एक नया विषय तैयार हो जाता है, तो इसलिए डिस्टिलेशन में नहीं होगा। लेमिनेशन की बात करें तो लेमिनेशन में भी हम ये कह सकते हैं कि लेमिनेशन में ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर वैसे हम बात करें तो फ्यूजन ही वो विधि है जिसमें क्या किया जाता है आपके, कि दो विषय आपस में मिलकर एक नए विषय का निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं हम अगले सवाल की ओर। देखिए, आप विषय निर्माण पद्धति जिसमें किसी विषय के अलग अलग भागों में बांटने से, देखिए अलग अलग भागों में बांटने से विषयों का निर्माण होता है, तो अब आप अपने आप ही अंदाजा लगा सकते हैं इसमें, क्योंकि फ्यूजन में जोड़ा जा रहा है, डिस्टिलेशन में छान कर शुद्ध विषय निकाला जा रहा है, क्लियर। लेमिनेशन में उसको परत दर परत छीला जा रहा है या परत दर परत उनको जोड़ा जा रहा है, चिपकाया जा रहा है। विखंडन वो विधि है जिसके अंदर एक विषय के अलग अलग भाग किए जाते हैं और एक विषय से नए नए विषयों का निर्माण हो जाता है। तो एक ही विषय को, या जब अपन कहते हैं ना वर्गीकरण, तो वर्गीकरण क्या होता है आपके, वर्गीकरण का मतलब ही सीधा साधा यही है, यानी कि किसी एक वर्ग या किसी एक विषय को समकक्ष वर्ग, समान या समकक्ष वर्ग या विषयों के अंदर बांटना, वो कहलाता है आपके विखंडन। जैसे कि विज्ञान वाले विषय को हमने इसका विखंडन किया और इसको अलग अलग 3 समकक्ष वर्गों में बांटा और बांटकर उनको नाम क्या दे दिया हमने, तो हमने उन्हें नाम दिया क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और ये सभी विषय एक दूसरे के अधीन नहीं है, बल्कि कैसे हैं, समकक्ष या बराबर हैसियत के विषय कहलाते हैं। तो विखंडन के द्वारा आपके ये कार्य होगा। आगे देखिए, आप विषय निर्माण पद्धति में विखंडन के 2 प्रकार होते हैं। बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि विखंडन के अंदर भी प्रक्रियाएं कितनी अपनाई जाती हैं आपके, 2 तरह की। तो विखंडन की जो ये 2 प्रक्रियाएं अपनी जाती हैं, उनमें से कौन कौन सी प्रक्रिया इसमें कहलाएगी? तो एक तो देखिए आप, एक तो होती है डिसेक्शन, विखंडन का एक प्रकार है डिसेक्शन, और दूसरा उसने हमसे पूछा है लेमिनेशन। नहीं हो सकता, आपको मैं बता ही चुका हूं, ये अलग विधि है बिल्कुल। फ्यूजन ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी एक अलग विधि है।
और फिर आता है आपके डिस्टिलेशन, तो ये भी एक अलग विधि है, और डेनुडेशन, तो यहां पर लेमिनेशन, लेमिनेशन के बाद में कौन सा आपका फ्यूजन, तीसरा है डेनुडेशन और चौथा है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन बिल्कुल मैं बता चुका हूं अलग से ही आपको, लेमिनेशन भी बिल्कुल अलग तरीके से बता दिया है मैंने आपको। अब रह गए हमारे पास दो, एक तो कहलाएगा कि फ्यूजन के द्वारा विषयों का निर्माण करना और एक डेनुडेशन के द्वारा विषयों का निर्माण करना। तो यहां पर आपके जो कहलाएगा वो कौन सा कहलाएगा, फ्यूजन। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला देखिए आप, विषय निर्माण पद्धति लेमिनेशन विधि। और लेमिनेशन विधि मैंने थोड़ी देर पहले आपको कई बिल्कुल बताइए सरल भाषा में कि आप तो कुछ मत कीजिए, केवल और केवल एक हमने लकड़ी ली, उसकी परत को छीला, फिर उसकी एक और परत छीली, फिर उसकी एक परत छीली, ये लेमिनेशन है। या फिर हमने क्या किया, एक लकड़ी यानी कि एक विषय है और उसके ऊपर फिर हमने लकड़ी की परतों को आपस में ऊपर या नीचे चिपका दिया, ये भी लेमिनेशन विधि है। तो परतों को चिपका कर नए विषय बनाना और परतों को बांट बांट कर नए विषयों का निर्माण करना। तो दो ही तरीके हुए, या तो आप परतों को बांटेंगे और या फिर आप परतों को आपस में जमाएंगे, जैसे कि सैंडविच होता है। सैंडविच में हम क्या करते हैं, मुख्य विषय बीच में रहता है और फिर उसके ऊपर हम कई सारी परतें चढ़ा देते हैं, जैसे कि टमाटर की, ककड़ी की, या फिर आपके अन्य जो भी आपके चीजें होती हैं उनकी, और इस तरीके से वो हमारा सैंडविच या आप यूं कह दीजिए एक तरह से बर्गर वो तैयार हो जाता है, सैंडविच या बर्गर। लेकिन उसमें बीच में जो रखा है वो विषय है, ये भी क्या है, लेमिनेशन विधि है। तो लेमिनेशन विधि के कितने प्रकार हो जाएंगे आपके, दो, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल, लेमिनेशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तथ्यात्मक सवाल है बिल्कुल, तो लेमिनी शब्द को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न अगर आप देखेंगे कि लेमिनेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो लैटिन भाषा का शब्द है, ये भी तथ्यात्मक है, कोई समझाने की आवश्यकता नहीं है इसमें। सीसी के किस संस्करण से उपकरण सूचक दशा संबंधों का प्रावधान शुरू किया गया, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 7वें संस्करण के अंदर पाया जाता है और इससे पहले भी इसका उल्लेख मिलता है। लेकिन अगले टेस्ट में मैं आपको इन दोनों के अंदर अंतर बताऊंगा कि सीसी के अंदर पहले आपके टूल दशा संबंध जोड़ दिया गया था, फिर बाद में हटा दिया गया था, फिर 7वें में दोबारा जोड़ दिया गया था। ये हमारा एक अलग से प्रश्न आएंगे 3 या 4, ताकि वो आपके कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, आपके डाउट नहीं रहे आपको। देखिए, उपकरण सूचक दशा संबंध, वैसे तो रंगनाथन ने यही कहा था कि विषयों के बीच में संबंध पाए जाते हैं और वो दशा संबंध कहलाते हैं, और ये 5 प्रकार के होते हैं। और 5 प्रकार में उन्होंने कहा था कि 2 विषयों के बीच में सामान्य दशा संबंध हो सकता है, एक तो 2 विषयों के बीच में झुकाव दशा संबंध हो सकता है, 2 विषयों के बीच में प्रभाव दशा संबंध हो सकता है, 2 विषयों के बीच में भेद या अंतर दशा संबंध हो सकता है। तो इस तरीके से उन्होंने 5 ये प्रकार बताए। और छठा एक और उन्होंने जो बताया वो उन्होंने बताया था उपकरण दशा संबंध, यानी कि टूल दशा संबंध या उपकरण दशा संबंध। ये कॉलन क्लासिफिकेशन के 7वें संस्करण की विशेषता है, जो हमारा छठा संस्करण है। ध्यान रखना, 6th एडिशन जो हमारा है, जिसको अपन ने स्टैंडर्ड माना है, क्योंकि ध्यान रखना आपको, ये स्टैंडर्ड एडिशन कहलाता है ये कॉलन क्लासिफिकेशन का, और सवाल इसी के आधार पर बनते हैं। तो अगर वो आपसे ये कहे कि सीसी में दशा संबंध कितने बताए हैं, तो आपका आंसर होगा 5। दोबारा सुन लीजिए, अगर वो ये कहता है कॉलन क्लासिफिकेशन में कितने दशा संबंध बताए गए हैं विषयों के बीच में, तो आप क्या कहेंगे कि 5 प्रकार के दशा संबंध पाए जाते हैं। और क्यों कह रहा है वो ऐसा, क्योंकि जब भी सीसी नाम आ रहा है तो इस छठे एडिशन के संदर्भ में ही बात की जा रही है, क्योंकि यही आदर्श और मानक आपका कॉलन क्लासिफिकेशन का संस्करण कहलाता है। लेकिन जब वो ये कहे कॉलन क्लासिफिकेशन का नाम लिए बिना वो हमसे ये कहे कि विषयों के बीच में कितने दशा संबंध पाए जाते हैं, तो विषयों के बीच में जो दशा संबंध पाए जाते हैं वो तो 6 प्रकार के हैं, क्योंकि उनके अंदर आपके उपकरण दशा संबंध भी माना जाएगा। क्योंकि विषय, आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कॉलन में कितनों का उल्लेख है, आपसे ये कहा जा रहा है विषयों के बीच में दशा संबंध कितने तरीके के हैं। तब आपको क्या कहना है
6 प्रकार के दशा संबंध। और आपसे ये कहा जाए कॉलन क्लासिफिकेशन के अंदर कितने प्रकार के दशा संबंध है, तब आपका जो आंसर होगा वो आपका कहलाएगा कि 5 प्रकार के दशा संबंध होते हैं। 3 इनके स्तर होते हैं, अंतः विषय दशा संबंध, अंतः आपके पक्ष दशा संबंध और अंतः पंक्ति आपके दशा संबंध। तो 3 स्तर और 5 प्रकार, 3 स्तर 5 प्रकार आपके पाए जाते हैं। फिर देखिए आप अगला सवाल, सीसी के 6ठे संस्करण में कितने प्रकार के दशा संबंध का उल्लेख है या प्रावधान है? तो अब हमारा आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आपके 5। हालांकि ये तो सवाल अच्छा नहीं बनाया है मैंने, अगर इसमें एक ऑप्शन 6 होता तो फिर ये थोड़ा अच्छा सवाल कहलाता, क्योंकि अब यहाँ पर अंतर आ जाता कि भाई दशा संबंध कितने प्रकार के हैं विषयों के बीच 6, कॉलन क्लासिफिकेशन में कितने दशा संबंधों का उल्लेख है तो 5। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। फिर देखिए आप विषय निर्माण में विषयों के बीच कितने तरह के संबंध होते हैं। अब आंसर हमारा क्या रहेगा, अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6, क्योंकि यहां पर किसी वर्गीकरण पद्धति का हवाला नहीं दिया जा रहा है, साफ साफ आपसे केवल एक बात की जा रही है कि भैया बताइए आप कि जब हम विषय निर्माण करते हैं तो विषयों के बीच में कितने प्रकार के दशा संबंध हो सकते हैं, तो वो 6 प्रकार के हो सकते हैं। टूल दशा संबंध को भी आप यहां पर जोड़कर चलेंगे, और जब वो कहे कॉलन क्लासिफिकेशन तब आपको 5 आंसर देना है। फिर देखिए आप ज्ञान जगत के वर्गीकरण और विषय निर्माण विधि के ज्ञान के अभाव में इनमें से क्या संभव नहीं है। तो एक तो देखिए आप ऑप्शन दिए 4 आपके। अब आपके बात हो रही है, एक तो हमने क्या नहीं किया, ज्ञान जगत का वर्गीकरण नहीं किया, एक हमने क्या प्रयोग में नहीं ली, विषय निर्माण की विधियों का प्रयोग नहीं किया। तो नतीजा क्या निकलेगा, हम तार्किक तरीके से या सटीक तरीके से पुस्तकालय का वर्गीकरण नहीं कर पाएंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपके, सटीक पुस्तकालय वर्गीकरण संभव नहीं हो पाएगा। ये आपको आंसर ध्यान में रखना है। फिर देखिए आप इनमें से किस विषय निर्माण विधि का वर्णन एसआर रंगनाथन द्वारा नहीं किया गया है। तो अब देखिए आप लूज असेंबलेज या ढीला संयोजन, ये विधि है उनकी और दी है उन्होंने। फिर देखिए आप डेन्यूडेशन, बिल्कुल उन्होंने दी है। फ्यूजन, ये भी उन्होंने दी है। लेकिन ये जो आपकी क्लस्टर नाम की विधि है, यानी कि आपके समूहन, इस विधि को हिंदी में क्या कहेंगे, समूहन विधि। समूहन विधि का मतलब क्या होता है कि जब एक ही कई सारे विषय मिलकर एक समूह का रूप ले लेते, एक गट्ठर का रूप ले लेते हैं, लेकिन उसमें प्रत्येक विषय की अपनी अपनी स्वतंत्र पहचान बनी रहती है। ऐसी विषयों का निर्माण किस विधि द्वारा होता है, तो विधि कहलाती है आपके समूहन विधि, क्योंकि हमने उनको समूह में इकट्ठा कर लिया है। जैसे कि अब आप उदाहरण की बात करें तो हम उदाहरण आपके बहुत ही बढ़िया बताता हूं मैं आपको। इसमें अच्छा उदाहरण के रूप में आप कह सकते हैं एक तरह, जैसे कि समाजशास्त्र या सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसके अंदर कई सारे अन्य विषय शामिल हैं, लेकिन वो विषय इस तरीके से शामिल है कि उनकी अपनी अपनी स्वतंत्र पहचान है, जो उससे स्वतंत्र होकर नया विषय बना सकते हैं। ऐसे जो विषय निर्माण विधि होती है वो कहलाती है आपके क्लस्टर, या इसको कहेंगे समूहन। और ये समूहन विधि रंगनाथन के द्वारा नहीं दी गई है, क्योंकि एक्चुअल में समूहन विधि को देने वाले जो व्यक्ति थे वो थे आपके नीलमेघन। नीलमेघन, इन्होंने 1973 के अंदर ये आपके क्लस्टर नाम की विषय वर्गीकरण की, उस विषय निर्माण की एक नई विधि उन्होंने दी थी। इन्होंने जो आपके विषय निर्माण की विधियां थी उनके अंदर संशोधन किया, और संशोधन करके इन्होंने कुल मिलाकर 4 प्रकार की विषय निर्माण की विधियां दी थी। हालांकि रंगनाथन जो थे उन्होंने आपके 1950 में शुरुआत में
4 प्रकार की आपके वर्गीकरण पद्धतियां दी थी, जैसे कि उनमें आपके कहलाती है आपके वर्गीकरण पद्धतियां 4 प्रकार की। और इसके बाद 60 के दशक में इस समय पर उन्होंने वापस से 2 वर्गीकरण पद्धतियां और दे दी, सॉरी विषय निर्माण विधियां और दे दी उन्होंने। तो कुल मिलाकर कितनी विषय निर्माण की विधियां हो गई जो रंगनाथन के द्वारा दी गई हैं? 6 प्रकार की। बाद में 1973 में ए नील मेघन आए और उन्होंने इन विषय निर्माण की विधियों के अंदर और ज्यादा संशोधन किए और फाइनली ए नील मेघन ने 7 प्रकार की विषय निर्माण की विधियां प्रतिपादित की थी, जिनमें कुछ रंगनाथन वाली हैं और कुछ आपके ए नील मेघन के द्वारा दी गई हैं। आगे देखिए आप, एस आर रंगनाथन द्वारा उन्हें 2 विषय निर्माण विधियों का 1960 में जोड़ा गया, यानी कि 1960 में उन्होंने 2 विषय, मैंने अभी बताया था आपको 1960 में उन्होंने 2 विषय निर्माण की विधियां और दी। तो वो आपके कौन सी विषय निर्माण की विधियां कहलाती हैं? तो यहां पर देखते हैं अपन, एक तो है आपके देखिए डिस्टिलेशन और एल्गोमरेशन, नहीं बिल्कुल नहीं कहलाएगी ये। डिस्टिलेशन फ्यूजन ये भी गलत, तो नहीं बिल्कुल ये आपके आंसर होगा। एक तो डिस्टिलेशन और फ्यूजन, ये 2 विषय निर्माण की विधियां थी जो रंगनाथन के द्वारा 1960 में दी गई थी। उससे पहले उन्होंने 4 विषय निर्माण की विधियां दी थी, वो 1950 में दी थी। और इनमें बदलाव जो किया, संशोधन किया, वो आपके ए नील मेघन कहलाते हैं। उन्होंने 1973 के अंदर ये सारे कार्य किए। अगला देखिए आप, एस आर रंगनाथन द्वारा 1950 में 4 विषय निर्माण की विधियों का वर्णन किया गया था। वो कौन कौन सी थी? एक थी लूज असेंबलेज, एक लैमिनेशन, एक आपके डिसेक्शन, देखते जाइए। अब चौथी की वो पूछ रहा है कि चौथी इनमें से और कौन सी विधि है जो कि रंगनाथन के द्वारा वर्ष 1950 के अंदर प्रारंभिक तौर पर 4 विषय निर्माण की जो विधियां दी थी उनकी हम बात करेंगे। तो इनमें देखिए आप, डिसेक्शन तो हो गया आपके, एक और हो जाएगी आपके कौन सी? डेनुडेशन। आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि LLDD, रंगनाथन ने जो विषय निर्माण की विधियां दी हैं 1950 में, उनमें एक तो है LL, यानी कि एक तो लूज असेंबलेज, एक लेमिनेशन, एक डिसेक्शन और एक डेनुडेशन। इस तरह से 4 विषय निर्माण की विधियां उन्होंने दी थी। तो 3 तो यहाँ उल्लेख किया गया है और चौथी कहलाएगी आपके, तो चौथी कहलाएगी आपके डेनुडेशन। आगे देखिए आप, विषय निर्माण पद्धति के कितने प्रकार डॉक्टर रंगनाथन ने 1950 में दिए थे? तो अभी हम बात कर चुके हैं कि उन्होंने 1950 के अंदर आपके 4 विषय निर्माण की पद्धतियों के प्रकार बतलाए थे। अभी हमने बात की थी, एक आपके लूज असेंबलेज, एक लेमिनेशन, एक आपके डिसेक्शन और एक आपके डेनुडेशन, ये 4 LLDD। फिर देखिए आप, विषय निर्माण पद्धति की अवधारणा सबसे पहले प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति कौन है? तो वो हमारे नो डाउट कौन है? रंगनाथन, क्योंकि रंगनाथन ही वो व्यक्ति थे जिनको कि FID के द्वारा ये आमंत्रण मिला था कि उन्हें आमंत्रित किया गया कि वो आए और विषय जगत क्या है, विषय जगत या ज्ञान जगत का वृद्धि और विकास कैसे होता है, ज्ञान जगत से विषय निर्माण किस प्रकार होता है, विषय निर्माण की विधियां क्या क्या होती हैं, इन सारी बातों पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए FID के द्वारा डॉक्टर रंगनाथन को बुलाया गया था। तो आप ध्यान रखिए, विश्व में पहले व्यक्ति माने जाएंगे ये जिन्होंने, और आप ये भी ध्यान रखना, ज्ञान जगत विषय जो है वो अगर देखा जाए तो मूलतः डॉक्टर SR रंगनाथन की ही देन है। और इन्होंने 1948 में जो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली विश्वविद्यालय है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय में जब पहली बार 1948 के अंदर DU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपके मास्टर ऑफ
मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यानी कि एमलिस, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये पाठ्यक्रम यानी कि ये आपके एक तरीके से मास्टर डिग्री कोर्स शुरू किया था, सबसे पहले डीयू में शुरू हुआ था 1948 में। और उस समय पर इसका सिलेबस क्या रहा है, इसमें कौन कौन से विषय रखे जाएं, इस पर कई सारे विद्वानों को बुलाया गया। उनमें प्रमुख विद्वान के रूप में पहुंचे थे डॉक्टर एसआर रंगनाथन, और एसआर रंगनाथन के ही प्रयासों से एमलिस का जो सिलेबस था उसके अंदर ज्ञान जगत नामक एक नया विषय जोड़ा गया। तो ज्ञान जगत विषय को जोड़ने का जो प्रमुख आपके आप कह सकते हैं कि हम किसको ये श्रेय दें, तो वो कहलाएंगे डॉक्टर एसआर रंगनाथन। फिर इस ज्ञान जगत के क्या क्या टॉपिक है वो सब उन्होंने डिसाइड किए, जैसे कि ज्ञान जगत क्या है, इसका वृद्धि और विकास कैसे होता है, ज्ञान वर्धन कैसे होता है, फिर आपके विषय जगत क्या है, ज्ञान जगत विषय जगत में क्या अंतर है, फिर विषय जगत को छोड़कर फिर बात करेंगे विषय निर्माण की विधियां क्या क्या होती हैं। ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं इन सभी को एक पूरा का पूरा एक विषय जिसको नाम दिया जाता है ज्ञान जगत, ये भी डॉक्टर एसआर रंगनाथन के द्वारा ही दिया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर आपको ये ध्यान में रखना है। आगे देखिए आप, रंगनाथन द्वारा सबसे पहले विषय निर्माण पद्धति की अवधारणा किस वर्ष प्रस्तुत की गई, तो आप जानते ही हैं 1950 के अंदर ही उन्होंने ये प्रस्तुत की थी। और आपके 4 प्रकार के विषय बताए। हालांकि यहाँ पर जो सवाल है उसमें थोड़ा सा अंतर है, उसको समझना है आपको। देखिए, रंगनाथन द्वारा सबसे पहले विषय निर्माण पद्धति की अवधारणा किस वर्ष प्रस्तुत की गई, तो 1950, ठीक है ना। अब यहाँ पर 1950 में उन्होंने 4 तरह के विषय निर्माण की पद्धतियां दी थी, और उन्होंने विषयों के प्रकार भी इसी समय दिए थे, क्योंकि जब विषयों के प्रकार की बात आएगी तो विषयों के प्रकार डॉक्टर रंगनाथन ने बताए थे 3। या तो विषय बहुत सरल होते हैं, या विषय यौगिक मिश्रित होते हैं, और या फिर विषय जटिल होते हैं, यानी कि सिंप्लेक्स नहीं होंगे तो कैसे होंगे आपके कंपाउंड अगर विषय नहीं है तो कैसा होगा वो कॉम्प्लेक्स। तो ये भी आपके 1950 के अंदर ही डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा दिया गया विचार था। अब देखिए आप, डेकाकोटॉमी विभाजन का प्रयोग किसने अपनी वर्गीकरण पद्धति में शुरू किया। हम देखिए आप, डेका का मतलब ही होता है 10। डेका का मतलब ही क्या होता है, एक तरह से दहाई या 10। तो डेकाकोटॉमी विभाजन का प्रयोग किसने अपनी वर्गीकरण पद्धति में शुरू किया, तो आप खुद जानते हैं इस बात को कि वो व्यक्ति कौन थे, मेल्विन डेवी या मेल्विन ड्यूई। क्योंकि मेल्विन ड्यूई ने जो अपनी डीडीसी दी है वो डीडीसी आपके 10 विभाजन पद्धति पर ही आधारित है। 10 विभाजन, ठीक है जी। तो ये क्या कहलाएगा आपके डेकाटॉमी। तो 10 विभाजन, इसमें संपूर्ण ज्ञान जगत को पहले 10 मुख्य वर्गों में बांट दिया, फिर हर एक मुख्य वर्ग को का विभाजन पुनः 10-10 भागों में किया, और फिर उससे उत्पन्न प्रत्येक विषय को पुनः 10-10 भागों में बांटा। और इस तरीके से आप देखेंगे कि 000 से लेकर और 999 1000 विषयों को उन्होंने मुख्य वर्ग के रूप में एक प्रकार से शामिल किया है। देखिए आप आगे लेते हैं हम, पॉलीकोटॉमी विभाजन का प्रयोग सर्वप्रथम किसकी वर्गीकरण पद्धति में शुरू किया गया। और पॉलीकोटॉमी का मतलब क्या होता है आपके बहुविभाजन। अब बहुविभाजन ये आप जानते हैं कि कॉलन क्लासिफिकेशन के अंदर ही बहुविभाजन वाली विशेषता पाई जाती है। लेकिन रंगनाथन वो पहले व्यक्ति थोड़ी थे, उनसे भी पहले सीए कटर, जिनकी एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम ईसीएस, तो सीए कटर जिन्होंने एक्सपेंसिव यानी कि विस्तारशील वर्गीकरण पद्धति, इस पद्धति में रंगनाथन से पहले ही इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया है आपके किसका, बहुविभाजन
पद्धति का, यानी कि विषयों को कई विषयों के अंदर वर्गीकृत करना। और द्विविभाजन, तो द्विविभाजन में विषयों को दो दो भागों में बांटा जाता है। 10 विभाजन, एक विषय को 10 वर्ग या विषयों में बांटा जाता है, और यह है बहुविभाजन। लेकिन बहुविभाजन को रंगनाथन से भी पहले प्रयोग में कौन ले चुके हैं? सीए कटर। ये सवाल 90% स्टूडेंट्स का गलत होता है, क्योंकि जैसे ही आपके बहुविभाजन की बात होती है या पॉलीकोटोमी की बात होती है तो हमको कॉलन क्लासिफिकेशन और डॉक्टर एसआर रंगनाथन ही याद आते हैं। और जब ये कहा जाता है तो हम इस चीज को भूल जाते हैं कि यहाँ एक शब्द लग रहा है सर्वप्रथम। हालांकि दोनों ने ऐसा काम किया है, दोनों ने ही, इन्होंने भी बहुविभाजन काम में लिए कॉलन क्लासिफिकेशन में, और इन्होंने भी, यानी कि एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम के अंदर भी। लेकिन सबसे पहले किसने लिए, तो वो आपको ध्यान रखना है, सीए कटर। अच्छे जो सवाल होते हैं वो ऐसे ही होते हैं जो दिखाई आसान देते हैं और फिर वो आपका बड़ा नुकसान करते हैं परीक्षा के अंदर। जैसे कि कई बार देखा होगा आपने कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको आप जैसे ही पढ़ते हैं तो आपको तुरंत ऐसा लगता है हाँ ये मैंने पढ़ रखा, और तुरंत उसका उत्तर देने का प्रयास आप करने लग जाते हैं। और फिर उसके बाद 10 मिनट बाद या एग्जाम कक्ष से बाहर आने के बाद आपको ये रियलाइज होता है कि ये मैंने जल्दबाजी में सवाल जो है वो गलत कर दिया। तो आप ध्यान रखिए, आसान सवालों को भी ध्यान से पढ़ना चाहिए। कठिन सवालों को आपकी मजबूरी है, आप ध्यान से पढ़ेंगे, लेकिन आप आसान सवालों को भी ध्यान से पढ़िए। ये मेरी आपको एक विशेष सलाह है अगर आपको लाइब्रेरियन के अंदर सेलेक्ट होना है तो, क्योंकि तकरीबन 6 से 7 सवाल प्रत्येक प्रतियोगी के, 6 से 7, मेरा ये अनुभव रहा है लंबा चौड़ा। मैं प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर आपके एजुकेशन का काम 2007 से कर रहा हूँ, और ये जो आर्यन इंस्टीट्यूट हमारा जो है, आर्यन ऑनलाइन क्लासेज, ये इंस्टीट्यूट जो है हमारा, तो ये इंस्टीट्यूट 2004 से इस्टेब्लिश है। तो हमको एक बहुत लंबा अनुभव रहा है, बहुत लंबा अनुभव। और हम यही देखते हैं कि जल्दबाजी के अंदर आप कम से कम 6 से 7 सवालों को गलत करते हैं। अगर आप थोड़ा भी गंभीरता से उसको सोच लेते तो 6 तो वो सवाल आपके सही होते, और उन 6 की वजह से 2 सवाल की जो नेगेटिव आपके स्केलिंग हुई है तो वो भी आपकी बचती, यानी कि आपका 8 प्रश्नों का नुकसान होता है। केवल किस पर, कि जब आपको प्रश्न आसान लगे तो जल्दबाजी ना करें, उसको गंभीरता से लें। अब देखिए आप, पॉलीकोटोमी अभी आया था सवाल, क्या है ये बहुविभाजन पद्धति है जिसमें एक विषय को बिना किसी निश्चित संख्या के अनेक विषयों के अंदर या उपवर्गों के अंदर बांट दिया जाता है। द्विविभाजन, जब हम किसी एक विषय को 2 समकक्ष वर्गों में बांटते हैं और ये प्रक्रिया नीचे तक चलती है तो वो द्विविभाजन है। और 10 विभाजन, अभी हमने बात की थी कि जब एक विषय को 10 उपवर्गों में बांटा जाए, फिर उन्हें वापस 10 उपवर्गों में बांटा जाए और ये प्रक्रिया चलती रहे। और बहुविभाजन में संख्या निर्धारित नहीं होती है, अनेक या कई उपवर्गों में विषयों को बांटा जा सकता है, जिसका प्रयोग डॉक्टर रंगनाथन ने भी किया है और सीए कटर ने भी अपनी एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम के अंदर भी इसका प्रयोग किया है। आगे देखिए आप, डेकाटोमी। तो डेकाटोमी हमने अभी पढ़ा था, डेका यानी 10, तो 10 विभाजन पद्धति है, आसान सवाल है। डाइकोटोमी, तो एक तो हमारी हो गई कौन सी वाली, पॉलीकोटोमी बहुविभाजन, एक आपके डेकाटोमी यानी कि 10 विभाजन, ये है डाइकोटोमी। डाइकोटोमी जो होती है ये कहलाती है आपके द्विविभाजन, यानी कि विषयों को किसी एक विषय को 2 समकक्ष वर्गों में बांटा जाए। इसे बाइनरी विभाजन भी कहा जाता है, क्योंकि बाइनरी जो नंबर सिस्टम होता है उसके अंदर 0 और 1 ही होते हैं। तो बाइनरी विभाजन या आपके डाइकोटोमी, या तो कहेंगे डाइकोटोमी या कहेंगे इसको हम बाइनरी सिस्टम, या कहेंगे इसको अपन द्विविभाजन वाली पद्धति। आगे देखिए आप, अरस्तु का ज्ञान जगत। तो अरस्तु जो था उसने अपने ज्ञान जगत का जो वर्गीकरण किया है उसमें उसने कौन सी वाली तकनीक अपनाई है, तो उसने अपनाई है कौन सी वाली,
द्वि विभाजन तकनीक का प्रयोग किया है, यानी कि ज्ञान जगत को पहले दो क्षेत्रों में बांटना, फिर प्रत्येक क्षेत्र को दो विषयों में बांटना, फिर हर एक विषय को उपवर्गों में बांटते हुए और नए नए विषयों का निर्माण करना। अब देखिए, आप बायोकेमिस्ट्री किस प्रकार के विषय का उदाहरण है, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि विषय कैसे होते हैं, सरल होते हैं, या फिर विषय कैसे होते हैं आपके, सरल को आप बेसिक भी कह सकते हो, मौलिक विषय भी कह सकते हो, सरल या बेसिक या मौलिक सब्जेक्ट। तो बायोकेमिस्ट्री कैसा विषय है, तो देखिए आप, सरल विषय उन्हें कहा जाता है जिनमें एक मुख्य विषय ही हो और उस मुख्य विषय के ऊपर किसी अन्य विषय का या उसके पक्ष या एकल का किसी प्रकार का कोई प्रभाव उस पर नहीं हो, तो उन्हें बेसिक सब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे कि मैंने कह दिया गणित, तो यहां पर किसी और विषय का इस पर प्रभाव बिल्कुल भी नहीं है, किसी तरह का किसी विषय का ना तो कोई एकल विचार आइसोलेट यहां पर जुड़ा हुआ है, ना ही कोई फेसेट या पक्ष यहां पर जुड़ा हुआ है। तो एक तो ये हो गए बेसिक सब्जेक्ट। कंपाउंड जो होते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट को अपन और क्या कह सकते हैं, मिश्रित या यौगिक, मिश्रित या यौगिक। तो मिश्रित या यौगिक विषय होते हैं, इनमें क्या होता है, कोई विषय अगर है जैसे कि गणित, ये मौलिक विषय है, ठीक है, और इसी के साथ में कोई एक पक्ष आपके साथ में जुड़ जाएगा। तो यह इसको अपन और आसान उदाहरण लेता हूं, जैसे कि भूगोल। अब कंपाउंड सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा आपके, भारत का भूगोल। यहां पर एक मुख्य विषय है और उस मुख्य विषय के साथ में कोई एकल विचार या कोई और पक्ष इसमें जुड़ गया है, इसलिए कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाते हैं। और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि जब दो मौलिक विषय यानी कि दो बेसिक सब्जेक्ट, मान लीजिए एक बेसिक सब्जेक्ट है प्लस दूसरा भी बेसिक सब्जेक्ट ही है, दोनों जब मिल जाएंगे तो दोनों मिलकर आपके बनाएंगे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। तो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट जो होते हैं कैसे होते हैं, देखो आप, एक तो हमने कहा बायो, एक हमने कह दिया केमिस्ट्री, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, दोनों मूल विषय हैं, मौलिक विषय हैं, बेसिक सब्जेक्ट हैं। दोनों मौलिक विषयों को जोड़ा और जोड़ते ही एक नया सब्जेक्ट बन गया बायोकेमिस्ट्री। तो ये बायोकेमिस्ट्री नाम का जो सब्जेक्ट बना, ये आपके किसके अंदर आ जाएगा आपके, तो ये कहलाएगा आपका कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, यानी कि और हिंदी में कहेंगे तो जटिल विषय, जटिल विषय के अंतर्गत आएगा। तो बायोकेमिस्ट्री किसका उदाहरण हो गया आपके, देखिए भूगोल, इतिहास, राजनीति, जब भी कभी ऐसे उदाहरण आ जाएं जिसमें मुख्य विषय का नाम लिया जा रहा है, बस सरल विषय है, वो बेसिक सब्जेक्ट है। एक मुख्य विषय है, उसके साथ कोई एकल विचार आइसोलेट या पक्ष जुड़ा हुआ है, यानी कि वो कंपाउंड है। और अगर दो मूल सब्जेक्टों ने मिलकर एक नए विषय की ही रचना कर ली है, तो फिर जब दो, तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स या हम कहेंगे जटिल विषय। ये तीन तरह के विषय आपके होते हैं। जैसे कि अपन बात करें कि अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र, ये अपने आप में एक विषय है। भूगोल, ये भी अपने आप में एक विषय है। दोनों मौलिक बेसिक सब्जेक्ट है, दोनों बेसिक सब्जेक्टों को जोड़ा और दोनों ने मिलकर एक नया सब्जेक्ट बना लिया, और वो क्या कहलाएगा आपके आर्थिक भूगोल। नाम क्या हो जाएगा उस विषय का, आर्थिक भूगोल। जो ये कॉम्प्लेक्स या जटिल विषय होते हैं, इनकी एक सबसे बड़ी कमी भी होती है, और वो क्या होती है कि ये दो विषय जो आपस में मिलकर, बेसिक सब्जेक्ट जिन्होंने इसका निर्माण किया है, वो दोनों विषय अपनी खुद की स्वतंत्र पहचान खो देते हैं और एक नए ही विषय का निर्माण हो जाता है। चलिए आगे लेते हैं। ये मैंने इसलिए आपको थोड़ा समझा दिया ताकि अब जो लगातार 5-6 सवाल आएंगे वो इसी टाइप के आएंगे। अब आप खुद देखिए, ज्योग्राफी एक अलग सब्जेक्ट है,
पॉलिटिक्स एक अलग सब्जेक्ट है, दोनों ही मूल विषय या बेसिक सब्जेक्ट हैं। और जब दो बेसिक सब्जेक्ट आपके जोड़ दिए जाते हैं तो इनसे जो सब्जेक्ट बनता है वो कौन सा बनेगा, आपके कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट ही बनेगा। क्लियर है? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जियोपॉलिटिक्स अगर किस प्रकार के विषय का उदाहरण है तो यहां पर भी क्या कहलाएगा, आपका कॉम्प्लेक्स, क्योंकि दो मूल विषयों ने मिलकर एक नए विषय का निर्माण किया है। बायोलॉजी, अब बायोलॉजी तो देखिए आप कैसा सब्जेक्ट है, बिल्कुल बेसिक है बायोलॉजी। हाँ, बायोलॉजी केमिस्ट्री ये भी बेसिक है, लेकिन बायोलॉजी केमिस्ट्री दोनों मिले, दोनों बेसिक सब्जेक्ट मिले, बायोकेमिस्ट्री बन गया, तो ये हो जाएगा आपके कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। चलिए आगे देखते हैं अपन। एग्रीकल्चर ऑफ व्हीट यानी कि गेहूं की खेती, तो यहां पर बेसिक सब्जेक्ट जो है हमारा वो तो कहलाता है एग्रीकल्चर, कृषि। तो एग्रीकल्चर या कृषि ये तो हो गया हमारा बेसिक सब्जेक्ट। उस बेसिक सब्जेक्ट के साथ में एक एकल विचार या एक पक्ष जुड़ा हुआ है, कौन सा, व्हीट। अब देखिए आप सवाल को, एग्रीकल्चर ऑफ व्हीट किस तरह के विषय का उदाहरण है, तो देखिए आप बेसिक सब्जेक्ट का है, नहीं, क्योंकि बेसिक सब्जेक्ट में तो केवल और केवल मूल विषय होता है, उसके साथ किसी तरह के कोई एकल विचार जुड़े हुए नहीं होते, तो ये बेसिक तो नहीं है। फिर ये कैसा है आपके, ये कंपाउंड है, यानी कि यौगिक या मिश्रित विषय का उदाहरण कहलाएगा। जैसे कि और ले सकते हैं हम भारत का भूगोल, तो भारत का भूगोल हो जाएगा एक बेसिक सब्जेक्ट, भूगोल, और भारत उसका क्या हो गया, एक आइसोलेट या एक पक्ष हो गया। और इस तरीके से जब एक मूल विषय के साथ कोई अन्य एकल विचार या पक्ष जुड़ जाते हैं तो जो विषय बनते हैं उन विषयों को अपन क्या कहते हैं, आपके कंपाउंड सब्जेक्ट या यौगिक विषय, या उनको कहा जाता है मिश्रित विषय। चलिए अब देखिए आप अगला, एग्रीकल्चर ऑफ व्हीट में मौलिक विषय क्या है, तो अब आपको पता पड़ ही जाएगा कि यहां पर एग्रीकल्चर जो है यही मूल विषय है, व्हीट जो है वो इसका एक एकल विचार है या एक पक्ष कह सकते हो आप इसको, तो यहां पर उत्तर हो जाएगा आपका एग्रीकल्चर। बायोलॉजी किस तरह के विषय का उदाहरण है, ये तो अभी आ चुका है हमारा सवाल, फिर भी चलिए इसको मौलिक विषय। फिर आते हैं हम, देखिए विषय के कितने प्रकार होते हैं, तो मैंने अभी भी आपको बताया था, एक तो होते हैं मौलिक विषय, एक होते हैं संयुक्त, या एक शब्द और काम में ले सकते हो आप यौगिक, बात एक ही है यौगिक, यौगिक वर्ड नहीं आएगा तो आएगा मिश्रित, लेकिन कुल मिलाकर ये शब्द आएंगे। तो एक तो हो गया आपके मौलिक विषय, संयुक्त विषय, और तीसरा कौन सा होता है आपके जटिल विषय, तो ये आपके कहलाएंगे। फिर देखिए ज्ञान जगत की विशेषताएं कौन कौन सी है, देखिए आप इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, बिल्कुल गतिशील होता है, लगातार ज्ञान जगत का विकास होता रहता है, यह प्राकृतिक रूप से ही गतिशील है, तो गतिशील इसकी प्रवृत्ति है। संयमित प्रकृति बिल्कुल नहीं है क्योंकि अनकंट्रोल्ड है। फिर देखिए सीमित विकास है इसका, नहीं, इसका असीमित विकास है। फिर देखिए यह एक आयामी है, नहीं, यह बहुआयामी है। हाँ, हम ज्ञान जगत को अलग अलग क्षेत्रों में बांटकर जब हम वर्गीकरण कर लेते हैं तो हमारे जो विषय बनते हैं वो विषय एक आयामी दृष्टिकोण वाले होते हैं। तो इसमें आपके विशेषता कौन सी कहलाएगी, आपकी गतिशीलता। फिर देखिए आप ज्ञान जगत की विशेषता नहीं है, तो देखो आप नवीन दृष्टिकोण का विकास बिल्कुल इसमें होता ही रहता है, अंतहीन विकास बिल्कुल होता रहता है, इसमें विघटन होता रहता है और सम्मिलन। विघटन का मतलब मैंने बताया ना आपको, एक विषय जो बहुत भारी हो गया उसमें से कुछ हिस्सा तोड़कर नया विषय बना दिया विखंडन के द्वारा या विघटन के द्वारा, और कई एकल विचारों को आपस में मिलाकर हमने एक विषय बना दिया, ये क्या है, सम्मिलन होता रहता है। तो नए नए विषय बनते कैसे हैं, एक विषय के विचारों को तोड़कर नया विषय बनाओगे या तो आप, या कई विषयों के कुछ एकल विचारों को ले लेकर और उन्हें मिलाकर आप लेमिनेशन करके या किसी भी तरीके से फ्यूजन करके और उन विषयों का निर्माण करेंगे। तो विघटन होता है और सम्मिलन होता है इसके अंदर, अंतहीन विकास होता है, सीमित विकास नहीं होता है, तो ज्ञान की विशेषता नहीं कहलाएगी, कौन सा, सीमित विकास। फिर देखिए आप निम्नलिखित में से कौन सा कथन
सत्य है। एक तो है ज्ञान जगत का विकास अब खत्म हो चुका है, गलत बात, क्योंकि ज्ञान जगत विकास हमेशा करता ही रहता है, तो ज्ञान जगत का निरंतर विकास होता रहता है। विषय जगत का सीमित विकास होता है, तो गलत बात। विषय जगत का भी देखिए कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य वाला कथन आपको खुद को लग जाएगा। देखिए आप, हम यही कहेंगे कौन सा वाला, कि विषय जगत का निरंतर विकास होता रहता है। अब देखिए आप, विषय जगत बहुआयामी होता है, बिल्कुल ये कथन क्या कहलाएगा आपका, सत्य कथन है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट इसमें नहीं आ सकता। अगले देखिए आप सवाल, ये बेसिक सवाल बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन यह करीबन 450 से 500 सवालों का उत्तर देने के बाद में आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि जैसे ये प्रश्न आएगा किसी भी रूप में आए, किसी भी दृष्टिकोण से आए, और वह अपने को भ्रमित भी करना चाहे, जो एग्जाम में पेपर सेटर है, तो भी आप भ्रमित नहीं हो पाएंगे। ज्ञान जगत की विशेषता है तो सभी हैं, देखिए आप, इसमें गतिशीलता होती है, ये बहुआयामी होता है, इसका अंतहीन विकास होता रहता है, तो ये सारी की सारी विशेषताएं इसकी कहलाएंगी, यानी कि उपरोक्त सभी। इनमें से बहुविभाजन पद्धति यानी कि पॉलीकोटोमी का उदाहरण कौन कौन सी वर्गीकरण पद्धतियां हैं, तो मैंने आपको बताया था कि एक तो बहुविभाजन कॉलन क्लासिफिकेशन में है, एक मैंने सीए कटर ने क्या दी थी, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम, इसमें भी बहुविभाजन है, और एक आपका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, इसमें भी आपके क्या पाया जाता है, बहुविभाजन। तो यानी कि बहुविभाजन पद्धतियों का प्रयोग कहाँ कहाँ किया गया है, उपरोक्त सभी प्रकार की वर्गीकरण पद्धतियों के अंदर कौन कौन सी कहलाएंगी वो आपके, तो एक सीसी, एक कौन सी कहलाएगी आपके ईसीएस, और एक और कहलाएगी आपके एलसीसी, यानी कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम, और एक हमारी कॉलन क्लासिफिकेशन। स्केल ऑफ बीइंग किससे संबंधित है, तो ये आप अगर देखेंगे इसको, तो ये आपके द्वि विभाजन से संबंधित है। ये रंगनाथन की अवधारणा है, इसके बारे में हम कभी डिस्कस करेंगे। यानी कि सबसे पहले ज्ञान जगत में मनुष्य ने अपने आप को प्रकृति से अलग किया, तो ये क्या हुआ आपके कि भाई स्केल कितना, वर्ग कम से कम कितने तो हो ही सकते हैं, तो अगर हम बांटने पर आए तो कम से कम हम किसी भी विचारों को, किसी भी वस्तु और पदार्थों को कम से कम दो वर्गों में तो बांट ही सकते हैं। स्केल ऑफ बीइंग के संबंध किससे कहलाएगा आपका, द्विविभाजन। ये आपके मैंने समझाया भी था, रंगनाथन वाला टॉपिक था पूरा ये, उसके अंदर जब मैंने ब्रेन चैम्बर की अवधारणा पढ़ाई थी, स्केल ऑफ बीइंग की अवधारणा पढ़ाई थी आपको। आगे देखिए आप, इनमें से 10 विभाजन पद्धति का उदाहरण है, तो 10 विभाजन पद्धति का उदाहरण है। डीडीसी में भी ऐसा किया गया है और यूडीसी में भी, तो आंसर इसका कहलाएगा आपका सी, क्योंकि दोनों के अंतर्गत ही आपके डीडीसी प्लस यूडीसी दोनों में ही 10 विभाजन तकनीक प्रयोग में ली गई है, जबकि यहां पर बहुविभाजन है, यहां पर भी बहुविभाजन है। फिर देखिए आप, ट्री ऑफ परफेरी या एक कल्पना है ये वर्गीकरण के अंतर्गत, जिस प्रकार पेड़ की शाखाओं से एक तने से शाखाएं निकलती हैं, फिर शाखाओं से अन्य शाखाएं जन्म लेती हैं, ज्ञान जगत का भी निर्माण के लिए इस तरह की जो द्विविभाजन वाली तकनीक बताई है उन्होंने, तो वो व्यक्ति कौन से इसमें कहलाएंगे। ये थोड़ा सा आपका अच्छा सवाल है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि बेंथम के द्वारा, बेंथम ने ये कहा है कि अगर आपको द्विविभाजन करना है तो द्विविभाजन का सबसे अच्छा उपकरण जो है वो आपके ट्री ऑफ प्रेफेरी है, और उसमें जिस तरीके से एक विषय से 2 विषयों का जन्म होता है, फिर उन 2 अलग अलग विषयों से वापस से 2 विषयों का जन्म होता है, और फिर ये प्रक्रिया अंतहीन तरीके से
जारी रहती है। इस संरचना को ही कहा जाता है ट्री ऑफ पेरिफेरी। आपके ट्री ऑफ पेरिफेरी ये संरचना कहलाती है। और ये संरचना किससे संबंधित है? तो ये द्विविभाजन, और यही सबसे अच्छा उपकरण है द्विविभाजन के लिए। ये कहने वाले व्यक्ति कौन है? तो वो व्यक्ति कहलाएंगे आपके बेंथम। इनमें से बाइनरी में मैंने बताया था आपको, या तो हम द्विविभाजन कहेंगे या हम कहेंगे पॉलीकोटॉमी या द्विविभाजन या बाइनरी क्लासिफिकेशन के नाम से किसे जाना जाता है? तो यहाँ पर रंगनाथन की द्विविभाजन, गलत बोल दिया मैंने, द्विविभाजन पद्धति कहलाएगी आपकी बाइनरी। रंगनाथन की मैंने गलत बोला है। द्विविभाजन वर्गीकरण पद्धति को बाइनरी क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। फिर देखिए आप, विषय जगत की संरचना के प्रकार हैं, तो सभी है ये। विषयों को हम 2 वर्गों में बांटते हैं, विषयों को हम 10 वर्गों में बांटते हैं, विषयों को हम कई सारे वर्गों में बांट सकते हैं। सभी लोगों ने, सभी विद्वानों ने अपने अपने तरीके से, अपनी हिसाब से इन चीजों को प्रयोग में लिया है। ज्ञान से तात्पर्य क्या है? तो यहां पर आंसर होगा इसका, विचारों का संगठित स्वरूप जो होता है उसे हम कहते हैं ज्ञान। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा ज्ञान जगत के विकास को क्या माना गया है? तो उन्होंने कहा था कि ज्ञान जगत जो होता है वो बिल्कुल एक वट वृक्ष की तरह अपना विकास करता है। ज्ञान जगत गतिशील प्रवृत्ति का होता है, तो बिल्कुल ये पहले भी आया है। कथन क्या कहलाएगा? ये सत्य कथन कहलाएगा, क्योंकि ज्ञान जगत हमेशा गतिशील है। और यह गतिशील है क्योंकि मानव चिंतनशील है। ध्यान रखना कि यह गतिशील है। क्यों गतिशील है? क्योंकि मनुष्य चिंतनशील है, क्योंकि मनुष्य हमेशा नए नए पदार्थ, नए नए विचार पर सोचता है, रिसर्च करता है और नए विचार, नए विषयों की खोज करता रहता है, जिसकी वजह से आपका जो ये ज्ञान है वो कैसा चलता रहता है? आपके गतिमान। सॉरी, एक सवाल लगे क्या? रंगनाथन के अनुसार ज्ञान में शामिल है तो विचारों का ब्रह्मांड, आपको ध्यान में रखना है, विचारों का ब्रह्मांड। हाँ, ये भी एक अच्छा सवाल है आपके। 1937 के अंदर उन्होंने ये किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने, देखिए आप, किस पुस्तक में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने ज्ञान उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था या उल्लेख उनका किया था? तो ये जो किताब थी आपके, वो किताब कहलाती है आपके प्रोलोगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन या लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की भूमिका। प्रोलोगोमेना का मतलब होता है भूमिका या प्रस्तावना। प्रस्तावना किसकी प्रस्तावना? वर्गीकरण प्रणाली, पुस्तकालय वर्गीकरण की प्रस्तावना, इस किताब का नाम है। 1937 के अंदर ये किताब लिखी गई है। अक्सर पूछा जाता है, ये अच्छी और इम्पोर्टेंट किताब है। तो इसमें इन्होंने उल्लेख किया है आपके किसका? ज्ञान से, ज्ञान जगत की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों का, कि भाई ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है, ज्ञान का वर्धन कैसे होता है, इन सब से रिलेटेड चीजें आपको यहां मिलेंगी। ज्ञान जगत का हिस्सा है। अब देखिए आप, सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, मानविकी या सभी? तो पहले तो आंसर की बात कर लें, यानी कि ये सभी ज्ञान जगत का ही हिस्सा है। क्योंकि देखिए आप, रंगनाथन ने भी ज्ञान जगत को 3 क्षेत्रों में बांटा था, क्योंकि रंगनाथन का ये मानना था कि मनुष्य यदि प्रकृति का अध्ययन करता है तो इसके परिणाम में किस विषय का जन्म होगा? प्राकृतिक विज्ञान का। सिंपल सी बात है। यदि मनुष्य समाज का अध्ययन करता है तो नो डाउट किस क्षेत्र का जन्म होगा? सामाजिक
विज्ञानों का, प्राकृतिक विज्ञानों का जन्म होता है जब मनुष्य प्रकृति पर अध्ययन करता है, रिसर्च करता है। तो जो भी विषय तैयार होते हैं वो सब प्राकृतिक विज्ञानों के विषय कहलाते हैं। और जब मनुष्य समाज के अंदर अध्ययन करता है तो जितने भी विषय जन्म लेते हैं वो सभी आपके सामाजिक विज्ञान के विषय कहलाते हैं। और इसी तरीके से जब मनुष्य का ही अध्ययन करता है, यानी कि मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन, मनुष्य की नैतिकता का अध्ययन, तो जब मनुष्य का ही अध्ययन करने लग जाता है तो इससे जो विज्ञान निकल कर आते हैं वो मानविकी विज्ञान कहलाते हैं। वो सारे विषय कहलाते हैं मानविकी विज्ञान। तो ज्ञान जगत जो है उसको रंगनाथन ने 3 मुख्य क्षेत्रों में बांटा है। एक सामाजिक विज्ञान, जिसमें सभी तरह के सामाजिक विज्ञान वाले विषय आ जाएंगे। प्राकृतिक विज्ञान, इसमें सभी तरह के आपके प्राकृतिक विज्ञान से संबंधित विषय आ जाएंगे। और एक मानविकी नाम का ग्रुप। और ये बनते कैसे कि जब मनुष्य समाज का अध्ययन करेगा तो सामाजिक विज्ञानों का जन्म होगा, जब मनुष्य प्रकृति का अध्ययन करेगा प्राकृतिक विज्ञान जन्म लेंगे, जब मनुष्य मनुष्य का ही अध्ययन करेगा तो मानविकी विज्ञान जैसे विषय जो होते हैं वो जन्म लेते हैं। अब देखिए आप, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, उपरोक्त सभी। अब देखिए आप, ब्रेन चैम्बर की अवधारणा, ये हम पहली यूनिट के अंदर आप सभी को मैं पढ़ा चुका हूं जो हमारे ऐप के साथ में जुड़े हुए हैं। तो सभी विद्यार्थियों को, यानी कि पहला बैच जो था उसके सभी विद्यार्थियों का ये पूरा यूनिटी हो गया है। तो ब्रेन चैम्बर की अवधारणा किसके द्वारा प्रदान की गई है, तो यहां पर कौन कहलाएंगे, वही आपके डॉक्टर S.R. रंगनाथन। ब्रेन चैम्बर की अवधारणा किससे संबंधित है, तो ये आपके ज्ञान जगत से संबंधित एक अवधारणा है जिसको हमने बहुत ज़्यादा विस्तार में इसकी चर्चा की थी। तो ये हमने कुल मिलाकर आज हमारा एक छोटा सा ये 50 सवालों का टेस्ट लिया है। और मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जब तक आप आसान सवालों पर ध्यान से पढ़कर उत्तर नहीं देंगे तो एक बड़ा आपको नुकसान हो सकता है। और वो बड़ा नुकसान केवल एक ही कहलाएगा आपके, और वो नुकसान है आपका किस मामले में, कि जल्दबाजी में सही आते हुए सवालों को भी आप गलत करके आ सकते हैं। और यही आपको सिलेक्शन से, या तो सिलेक्शन के अंदर करता है, और या फिर यही वो चीज़ है जो आपको सिलेक्शन दिलाती है। आप सभी साथियों का बहुत अधिक धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। अगली बार हम वापस से 50 सवालों का, बहुत ही अच्छे सवालों का, यानी कि हमारा एकमात्र लक्ष्य ये रहे बस, एग्ज़ाम में हमारे यहाँ से तथ्य और सवाल जो हैं उनके बाहर से पेपर नहीं आना चाहिए। आप सभी का धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।